जय हिंद दोस्तों, हम आप सभी लोगों का LDG के मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, जिंदगी एक ऐसा हंसी सफर है जहां हम रोज एक नए पल को जीते हैं, लेकिन सुख और दुख में हमारे अपनों का साथ निभाना ही जिंदगी है। कुछ इन्हीं ख्यालों से ओतप्रोत है ये हमारी आज की कहानी। आइए दोस्तों, तो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। हैप्पी बर्थडे रजनीश। नींद से भरी मेरी आंखें इन्हीं शब्दों के साथ खुली। स्नेहा हाथों में गुलदस्ता और होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए हमारे सामने खड़ी थी। स्नेहा ने नीला सूट, सफेद चुनरी, गुलाबी रंग की बिंदी और झुमके पहने हुए थी। मैं भी उसे एक पल के लिए देखता ही रह गया। स्नेहा बहुत सुंदर लग रही थी। स्नेहा ने आगे बढ़कर मुझे गुलदस्ता दिया और मैंने भी मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद कहा। फिर मैंने पूछा, क्या तुम्हें मेरा जन्मदिन तुम्हें याद था? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल याद था। स्नेहा ने शरारती अंदाज में कहा, हमारी शादी की सालगिरह के ठीक 8 महीने बाद तुम्हारा जन्मदिन आता है। वैसे भी मुझे सब याद रहता है, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं कि हमें हर चीज याद दिलानी पड़े। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता वह फिर से बोल पड़ी। कहा, सुनो, मैंने तुम्हारे लिए इडली सांभर, लस्सी, ब्रेड पकोड़े और रसमलाई बनाई है। वह भी सुबह जल्दी उठकर, इसलिए जल्दी से बाहर आ जाओ और सुन लो। जैसी भी बनी हो तारीफ करनी पड़ेगी। किसी जीते हुए योद्धा की भांति उसने मुझे छेड़ा और हंसते हुए बाहर चली गई। मेरी स्नेहा तो ऐसी ही थी। मैंने शादी के बाद विदाई के समय ही उसकी आंखों में आंसू देखे थे। उसके बाद मैं कभी भी समझ नहीं पाया कि कोई इतना खुश कैसे रह सकता है अपने आसपास, जहां हर आदमी अपनी छोटी से छोटी समस्या में भी दुखी दिखाई पड़ता है। वही स्नेहा अपनी सभी परेशानियों में भी हर दिन और चुलबुली होती चली गई। उसके अंदर पत्थर को भी हंसाने की ताकत थी। मैं उसके लिए असीम प्यार और इज्जत का भाव लिए दफ्तर जाने के लिए तैयार हो गया और बाहर पहुंचा। स्नेहा मेज पर बैठी अपने फोन पर कुछ लिख रही थी। उसने मेज को कई तरीकों से सजाया था। उसने मुझे देखा और एकदम नजकस दिया। मैं आपका कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है और तुम इतनी देर से आ रहे हो। मैंने पूछा, तुमने अभी तक कुछ खाया क्यों नहीं? वह बस मुस्कुरा दी और मेरी थाली में इडली परोसने लगी। फिर उसने मुझसे पूछा कि आज तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? मैं शाम को दफ्तर से लौटते वक्त लेकर आऊंगी। आज के समय में हम अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि अपने प्रियजनों के लिए भी ठीक से समय नहीं निकाल पाते हैं। मैंने स्नेहा के जवाब में कहा कि मैं तुम्हारा थोड़ा समय मांगता हूँ। आज शाम सिर्फ हम तुम साथ साथ कहीं बाहर चलते हैं। स्नेहा हंस पड़ी और कहा कि चलो। दिया मैंने अपना सारा समय तुम्हें दिया तो यह तय रहा, शाम को तुम मुझे दफ्तर से लेने आओगे और फिर हम खाना खाने के लिए किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलेंगे। स्नेहा को दफ्तर छोड़ने के पश्चात जब मैं वहां से जाने लगा तो मैंने देखा कि स्नेहा एकटक होकर व्याकुलता से मुझे देख रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया, मानो वह कह रही हो कि रजनीश रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। परंतु मैंने गाड़ी घुमाई और अपने दफ्तर की ओर चल पड़ा। पर काश मैंने उसकी बात मान ली होती। शाम को मैं दफ्तर से निकल ही रहा था कि अचानक एक अति महत्वपूर्ण काम आ गया, जिसके कारण मुझे दफ्तर में कुछ देर के लिए और रुकना पड़ा। मैंने यह बात स्नेहा को भी बताई कि मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाऊंगा और मैंने उससे कहा कि तुम खुद ही मुगली रेस्तरां में पहुंचकर मुझे फोन करो। मेरे स्नेहा को यह बात बताने के बाद वह कुछ नहीं बोली और न ही संपर्क काटा। उसने कहा, ठीक है, बस इतना कहकर अपना फोन रख दिया, पर तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। कुछ समय के बाद मैं उसी रेस्टोरेंट में पहुंच गया। स्नेहा को वहां न पाकर मैं वहीं पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। मैंने स्नेहा के फोन पर कई बार संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, परंतु वह बंद था। मैं समझ गया कि यह स्नेहा की नाराजगी से उत्पन्न उसकी शरारत होगी कि मैं उसे लेने नहीं आया और इसलिए मैं स्नेहा के दफ्तर पहुंच गया। वहां मुझे पता चला कि स्नेहा 1 घंटा पहले ही वहां से निकल चुकी थी। मैंने गाड़ी घुमाई और दोबारा रेस्तरां की तरफ चल पड़ा। मैं रास्ते में राहगीरों को देखता जा रहा था कि कहीं मुझे स्नेहा दिख जाए, पर वह नहीं मिली। मैं कुछ घबरा सा गया क्योंकि कई बार स्नेहा मुझसे नाराज हुई थी, किंतु ऐसा व्यवहार उसने कभी नहीं किया था। स्नेहा का फोन अभी भी बंद था। मुझे लगा कि शायद स्नेहा घर चली गई हो, इसलिए मैं भी घर चला गया। घर भी बंद था और स्नेहा अभी तक घर भी नहीं पहुंची थी। रात के 9 बज चुके थे। स्नेहा बिन बताए इतनी देर तक कभी भी घर से बाहर नहीं रही थी। मेरा दिल गले को आ रहा था, परंतु मैं यही सोच रहा था कि नाराजगी में मुझे परेशान करने के लिए वह किसी सहेली के घर चली गई होगी और अपने फोन को बंद कर दिया होगा। सुबह खुद ही आ जाएगी, पर यह कोई तरीका नहीं होता है।
इस बार उसने अच्छा नहीं किया। यह कैसा मजाक कि सामने वाले की जान ही निकल जाए। उस रात मैं श्वान निद्रा ही ले पाया। हर थोड़ी देर के अंतराल पर मेरी नींद खुल जाती थी। सुबह 7 बजे मेरा फोन बजने लगा। मैंने सोचा कि शायद यह फोन स्नेहा का ही होगा। ऐसा मानकर मैंने फोन उठाया। सामने से आवाज आई, मिस्टर रजनीश। मैं डर गया और उस अनजान आवाज के बारे में पूछने लगा। उधर से आवाज आई कि मेरा नाम इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार है। मुझे मुगली रेस्तरां के पास जंगल वाली सड़क पर स्नेहा नाम की लड़की बेसुध हालत में मिली है। आपका नंबर उनके फोन से ही मिला है। हम उन्हें नागरिक अस्पताल ले जा रहे हैं। आप भी जल्दी से पहुंच जाइए। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरा शरीर इस त्रासदी का भार सह न पाया और सुन्न पड़ गया। मेरा मन शून्य की दशा में चला गया। किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए मैं अस्पताल पहुंचा। मैंने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं रजनीश, स्नेहा का पति। तब इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने कहा कि रजनीश जी, आप आ गए। आपकी पत्नी बहुत भाग्यशाली है कि इतनी सुनसान सड़क पर भी कुछ लकड़हारों ने इन्हें देख लिया और हमें बता दिया, वरना कुछ भी हो सकता था। स्नेहा के साथ जोर जबरदस्ती की कोशिश की गई है। वह इस समय कमरा नंबर 10 में है। जाइए, उन्हें आपकी जरूरत है। मैं दौड़ता हुआ उस कमरे में पहुंचा और स्नेहा को देखते ही पत्थर बन गया। हरे कपड़ों में स्नेहा बिस्तर पर लेटी थी। तमाम मशीनें और डॉक्टर यही बता रहे थे कि वह खतरे से बाहर थी। उसकी आंखें एकटक कमरे की छत को निहार रही थी। उसके शरीर में सांसों के अतिरिक्त कोई हलचल ही नहीं हो रही थी। अति मंद गति से चलती उसकी सांसों में भी कितना भार होगा, यह सिर्फ स्नेहा ही जानती थी। कभी चुप न रहने वाली चुलबुली स्नेहा एक बेजान पुतले की तरह पड़ी थी। यह देखकर मेरे शरीर की ताकत भी खत्म हो गई और मैं अपने घुटने पर गिर पड़ा। स्नेहा की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। डॉक्टर ने मुझे संभाला और स्नेहा के पास बिठा दिया। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था और मन ही मन अपने आप को कोस रहा था कि सुबह मैंने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया। मैंने स्नेहा के हाथों को स्पर्श किया और कहने लगा, हमें तो बाहर खाना खाने जाना है। अब तो तुम ही देर कर रही हो। तत्पश्चात मैं चुप हो गया और मैं रोने लगा। मैं स्नेहा के पास ही रहता और इस बात का ध्यान रखता कि स्नेहा के इलाज में कोई कमी न आए। 3 दिन बाद स्नेहा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मैं उसे पकड़कर गाड़ी तक लाया। उस कूदती फुदकती स्नेहा को आज अपने पैर घसीटने पड़ रहे थे। यूं प्रतीत हो रहा था कि मानो उसने अपने ऊपर कितने 100 किलो का वजन लादे हुए थी। मैं स्नेहा को घर ले आया। जब मेरी गाड़ी मेरे घर के बाहर रुकी तो सब मोहल्ले वाले तमाशा देखने आ गए थे। कुछ लोगों की संवेदनहीन बातें मेरे कानों में पड़ने लगी। स्नेहा और मेरी पीड़ा जानने के बाद भी कोई हमारा हाल पूछने नहीं आया, बल्कि कुछ लोग अपने घरों की खिड़कियां बंद करते दिखे। यह लोग उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संवेदनहीन हो चुका है, जिन्हें अपनी सहेलियों से फोन पर गप्पे हाँकने के लिए कोई भी खबर चाहिए। वह समाज जो मरते इंसान की सहायता करने की बजाय उसकी तस्वीर खींचने में लगा रहता है, उससे और कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। हमें दुख तो इस बात का था कि हमारे खुशी के दिनों में मदद और मानवता की डींगे हाँकने वालों ने आज एक लड़की को इंसान मानने से ही इनकार कर दिया था। परंतु मुझे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। स्नेहा आज भी मेरे लिए उतनी ही खास और मूल्यवान थी जितनी कि पहले थी। अत्यंत भारी मन से मैं स्नेहा को घर के अंदर लाया और उसी बिस्तर पर लिटा दिया जिस पर से स्नेहा ने ही मुझे 3 दिन पहले उठाया था। मैं उसे देखकर बस यही सोच रहा था कि उस दिन स्नेहा मेरे उठने का इंतजार कर रही थी और अब न जाने कितने दिनों तक मैं उसके उठने का इंतजार करता रहूंगा। मैंने तोहफे में उससे सिर्फ उसका थोड़ा सा समय मांगा था, परंतु वह इस स्वरूप में मिलेगी मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। रात हो गई थी, इसलिए मैंने स्नेहा को वहीं छोड़कर मैं नीचे उसके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करने चला गया। वहाँ फ्रिज में स्नेहा की बनाई रसमलाई अभी भी रखी थी। उसने मेरे लिए कितने प्यार से बनाई थी। मैं और सामान देख ही रहा था कि अचानक स्नेहा के चीखने की आवाज आने लगी। सब कुछ छोड़कर मैं ऊपर भागा। स्नेहा बिस्तर पर जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, यह मुझे मार देगा। वह भ्रम की अवस्था में चली गई थी और उसका मस्तिष्क उसे पुराने घटनाक्रम की तस्वीरें दिखा रहा था। उसकी सांसें उखड़ने लगी और शरीर से पसीने का प्रवाह अत्यंत ही प्रबल हो गया था। मैं शीघ्रता से उसके पास गया और उसका हाथ थामा ताकि मैं अपनी मौजूदगी दर्ज करवा सकूं। स्नेहा ने एकाएक मुझे पकड़ लिया। मैं उसे बार बार यह कहने लगा कि सब ठीक है, उसे कोई खतरा नहीं है, वहाँ कोई नहीं है। मैंने उसे लिटाया और उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। स्नेहा धीरे धीरे शांत
हो गई। मैं उसे अभी भी यही कह रहा था कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। स्नेहा ने कुछ नहीं कहा, परंतु मैंने देखा उसकी आंखों की साइड से एक एक आंसुओं की बूंदें बह रही थी। मैं दोबारा उसके लिए कुछ खाने के लिए लाने के लिए उठने लगा तो स्नेहा ने मुझे और जोर से पकड़ लिया। वह पुनः व्याकुलता से मेरी तरफ देख रही थी, मानो कह रही हो, रजनीश रुक जाओ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। इस बार मैंने अपनी गलती नहीं दोहराई और उसके पास ही बैठा रहा। कुछ समय के बाद स्नेहा सो गई। मेरे मन में दुख और क्रोध की प्रचंड लहरें उठ रही थी। स्नेहा को किसी दवा और चिकित्सक से ज्यादा अपनेपन और प्यार की जरूरत थी। उसके टूटे हुए आत्मविश्वास को पुनः फर्श से अर्श तक ले जाने की जरूरत थी। स्नेहा के अंदर चल रही लड़ाई में अब मेरे योगदान देने की बारी थी और मैंने भी यह निश्चय कर लिया था कि मैं उसे पहले जैसा बनाकर ही दम लूंगा। स्नेहा हमेशा अपने इर्द गिर्द लोगों की अनुभूति करती थी और इसलिए मैंने उसे सदा ही तनाव व भ्रम में ही देखता था। यह डर और चिल्लाना अब मानो रोज का सिलसिला हो गया था। उसको शांत करना बहुत मुश्किल काम हो गया था। एक रात मैं स्नेहा को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था। यूं तो स्नेहा खाने की शौकीन थी, पर अब एक साधारण रोटी भी स्नेहा नहीं खा पा रही थी। अचानक वह रोने लगी। न जाने इस बार उसके मन में किस तरह का तीर लगा था। कहने लगी कि रजनीश, मुझे माफ कर दो, शायद मेरी ही कोई गलती रही होगी जो मुझे यह सजा मिली है। मैंने कुछ तो ऐसा जरूर किया होगा जो मेरे साथ ऐसा हुआ। मुझ में ही सब कमियां हैं। मैं सबके लिए एक बोझ हूँ। इस बोझ से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, अब मैं तुम्हारे योग्य नहीं रही हूँ। मैंने स्नेहा के इस स्वरूप की कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो लड़की किसी निर्जीव में भी प्राण फूंकने की क्षमता रखती थी, वह आज इतनी टूट गई थी कि अपने आप को ही निराशा से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। स्नेहा के मुख का तेज कहीं गुमसा हो गया था। स्नेहा ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, पर अब उसने अपने दिल पर न जाने कितनी बातों का बोझ डाल लिया था कि खुद ही अपने में घुटन सी महसूस करने लगी थी। मैंने स्नेहा के आंसू पोंछे और उससे कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। तुम कितनी अच्छी हो, तुम सबका कितना ध्यान रखती हो, तुमने कितने असहाय लोगों की मदद की है और वे आज कितनी अच्छी जगह पहुंच गए हैं। बस अड्डे पर वे लड़की तो तुम्हें याद ही होगी जो अपने परिवार से बिछड़ गई थी। तुमने अथक प्रयासों से उसे उसके परिजनों से मिलवाया था। वे लोग तुम्हें देवी तुल्य मानते हैं। यदि तुम ऐसा नहीं करती तो न जाने उस लड़की का जीवन आज कैसा होता। इसके बावजूद भी तुम कह रही हो कि तुम किसी पर बोझ हो। नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों की इस दुनिया को बहुत जरूरत है। तुम अभी भी मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हो जितनी कि पहले थी। सब ठीक हो जाएगा। मेरी यह बात स्नेहा के मन तक पहुंच रही थी या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता था, परंतु उसकी इन बातों ने मेरे मन को व्यथित कर दिया था। मेरा मन बस यही सोच रहा था कि स्नेहा कहीं अपने आप को कोई क्षति न पहुंचा ले। कुछ ही समय में मैंने घर से सभी धारदार और नुकीली चीजों को हटा दिया। स्नेहा का कमरा पहली मंजिल पर था, इसलिए मैंने सभी खिड़कियों में जाली लगवा दी, सभी पंखे उतरवा दिए। ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इससे ये प्रमाणित हो रहा था कि मुझे स्नेहा पर भरोसा नहीं था। पर सच तो यह था कि इस बार मैं कमजोर पड़ गया था। मैं किसी भी स्थिति में स्नेहा को खो नहीं चाहता था। मैं हर रोज स्नेहा के साथ बैठता, उससे बातें करता, उसकी तारीफ करता। मैं उसे वे सारी उपलब्धियां गिनवाता जो उसे लोगों का मसीहा दर्शाती थी। पहले वे अपने प्रियजनों और सहेलियों से बातें किया करती थी, परंतु अब स्नेहा उनके फोन कॉल्स को भी रिसीव नहीं करती थी। स्नेहा ने अपने आप को समाज से बिल्कुल अलग कर लिया था। बस पूरे दिन सिर झुकाए न जाने किन किन विचारों में खोई रहती थी। इतना प्रयास करने के बाद भी मैं स्नेहा की हंसी वापस नहीं ला पा रहा था। तभी विचार आया कि मेरे मित्र वर्मा जी की बच्ची स्नेहा के साथ खूब खेलती थी और उसके साथ स्नेहा भी खूब मौज मस्ती करती थी। मैंने सोचा कि यदि वह यहाँ आ जाए तो शायद स्नेहा को कुछ हल्के पल मिल जाएं। यही आस लेकर मैं वर्मा जी के घर पहुँचा। घर की घंटी बजाई तो भाभी जी ने दरवाजा खोला। मुझे देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। बड़े ही रूखे मन से मुझे अंदर बैठाया और कुशलता पूछने के बजाय बस यही पूछा कि आपको यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं। मैं सब कुछ समझ रहा था, इसलिए मैंने अपने लिए उनसे सम्मान की उम्मीद नहीं की। उस समय मुझे मेरे सम्मान से ज्यादा स्नेहा महत्वपूर्ण थी। मैं सबका हालचाल ले ही रहा था कि उनकी बच्ची अंकल अंकल करती मेरे पास आने लगी।
पर उसकी माँ ने उसे डांटकर पुनः अंदर भेज दिया। मैंने सीधे ही अपने आने का कारण बताया। भाभी जी भाई साहब, मैं तो स्नेहा को ठीक करने की पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ और उसमें काफी सुधार भी है, परंतु अभी भी वे अंदर से घुटन महसूस कर रही है। मैंने देखा है कि जब आपकी बेटी हमारे यहाँ आती थी तो स्नेहा उसके साथ खूब खेलती थी और हंसी मजाक करती थी, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि कुछ देर के लिए यदि आप अपनी बेटी को मेरे यहाँ ले आएं तो स्नेहा को कुछ अच्छा लगेगा। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारे करने लगे और फिर भाभी जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं अपनी बच्ची को वहाँ कभी नहीं भेजूंगी। स्नेहा तो अपने चाल चलन की सजा भुगत ही रही है, मेरी बेटी उससे मिलेगी तो न जाने क्या क्या सीख जाएगी। मैंने सुना है कि नेहा रात में दफ्तर से निकलकर अपने पुरुष मित्रों के साथ खूब हंस हंस के बातें किया करती थी। क्या यही सब मेरी बेटी को भी सिखाना चाहते हैं? आपसे अपनी पत्नी तो संभल नहीं रही है और आप उम्मीद करते हैं कि मेरी बेटी स्नेहा को संभाले। मुझे माफ कीजिए, यह नहीं हो सकता है। मेरी बेबसी में बस यही सुनना बाकी बचा था। भाभी जी के माध्यम से हमारा समाज बोल रहा था, जिसके अंदर से मानवता समाप्त हो चुकी है, किसी को भी सुध नहीं थी कि वास्तविकता क्या थी, पर सभी ने अपने अनुसार अपनी कहानी बना ली थी। उन्होंने दोषी चुन लिया, मुकदमा भी चला लिया और उस इंसान को सजा भी सुना दी जो खुद शिकार हुआ था। मेरी स्नेहा हारी नहीं थी, परंतु इस समाज ने उसे हरा दिया था। मैंने नेहा की पैरवी करते हुए कहा कि भाभी जी, आपने बिना कुछ जाने स्नेहा पर ही उंगली उठा दी। इस पूरे वाकया में उसकी लेश मात्र भी गलती नहीं थी। उसकी मनोदशा का आपको अंदाजा भी है। मैं स्नेहा को पहले जैसा बनाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा हूँ। उसे थोड़ी खुशी मिल जाए इसलिए आपसे सहायता मांगी थी, किंतु आपने तो उसके चरित्र पर ही सवाल उठा दिया। इतना अपमान होने के बाद भी मैंने एक आखिरी कोशिश की और वर्मा जी की तरफ देखा, परंतु उन्होंने भी अपनी आंखों से वास्तविकता की जगह अपने मोबाइल को ही देखना बेहतर समझा। घर लौटते वक्त मैं एक लाल बत्ती पर रुका तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति फूल बेच रहा था। उन्हें देखकर मुझे वह गुलदस्ता याद आया जो स्नेहा ने मुझे मेरे जन्मदिन पर दिया था। मैंने भी उसके लिए एक लाल गुलाब का फूल और एक बहुरंगी फूलों का गुलदस्ता खरीद लिया। मैं घर पहुंचकर मैंने एक मुस्कान के साथ वह फूल स्नेहा की तरफ बढ़ाया, परंतु स्नेहा ने उसे स्वीकारने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैंने उस फूल को उसकी गोद में रख दिया और वह गुलदस्ता उसके बगल में सजा दिया। कुछ समय के पश्चात जब मैं पुनः उस कमरे में गया तो वहाँ के बदले हुए माहौल को देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं दरवाजे पर ही खड़ा होकर उस फल को अपने अंदर समेटने लगा। स्नेहा उस गुलाब के फूल को हाथों में पकड़कर निहार रही थी। उसके मुख पर एक हल्केपन का भाव था। गुलदस्ते को भी स्नेहा ने अपनी गोद में रख रखा था, मानो स्नेहा उन बहुरंगी फूलों से अपना श्रृंगार कर रही हो। उन बेजुबान फूलों ने अपने रंगों से एक अजनबी लड़की को, जो लगभग पत्थर बन चुकी थी, उसे पुनः जीवित कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ इंसानों ने अपना असली रंग दिखाकर एक हंसती खेलती लड़की की आत्मा को ही मार दिया था। मैं कमरे के अंदर गया और स्नेहा को बिस्तर से उठाकर शीशे के सामने खड़ा कर दिया। वह बहुत ही असहज महसूस कर रही थी, अपने आप से ही नजरें नहीं मिला पा रही थी। लगा दी। धीरे धीरे अपनी पलकों को उठाकर उसने अपनी आंखों से अपने आप को देखा। तब उसकी भीगी पलकों ने मुझे वह सब कुछ बता दिया जो वह मुझसे कहना चाह रही थी। उसके गीले चेहरे के बीच तक मुझे वह दिखाई दिया जिसकी प्रतीक्षा मैं बहुत समय से कर रहा था। मैंने स्नेहा की वही मुस्कान उसके चेहरे पर देखी। उसने मुझे गले से लगा लिया। अब मेरी आंखें नम होने की बारी थी। मैंने प्रोत्साहित होकर कई नए एवं सुगंधित फूल उसके कमरे में रख दिए और कई सुंदर तस्वीरें बड़ी करवाकर दीवारों पर लगा दी। उन तस्वीरों में उगता सूरज, उड़ते पंछी, सुंदर घर, नैसर्गिक सौंदर्य आदि थे। उन तस्वीरों में कई तस्वीरें स्नेहा की भी थी, जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी। एक तस्वीर मेरे साथ हमारी शादी के दिन की थी, जिसे वे बड़े ही ताव से निहारा करती थी। इन यादों के सिवा मैं उसे और दे ही क्या सकता था। उसको सुरक्षा तो दे नहीं पाया था, इसलिए उसका गुनहगार तो मैं भी था। मेरे प्रयासों से उसके विचार और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आने लगे थे, परंतु मुझे इस बात का संशय भी था कि क्या मैं कभी उसे बिल्कुल पहले जैसा बना पाऊंगा या नहीं। इन प्रयासों में कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। मैं कभी उसको घर से बाहर लेकर जाता, कभी उसके सगे संबंधियों से मिलवाता। मैं उसके भावों का लगातार निरीक्षण करता ताकि उस पर ज्यादा जोर न पड़े और धीरे धीरे उसमें बदलाव भी आने लगे। अब वह मुझसे सीमित ही सही लेकिन बोलने लगी थी। उसके इर्द गिर्द सकारात्मक व खुशनुमा माहौल मिलने से उसके मानसिक दाब में कमी आई थी।
यह भी भाग्य की विडंबना ही थी कि वह दिन भी आ गया था जिस दिन पिछले वर्ष मैं उसे शादी के बाद पहली बार अपने घर लेकर आया था। उसने एक खुशहाल जीवन की कल्पना की होगी, परंतु वास्तविक रूप में उसे क्या मिला इसे लेकर वह मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचती होगी। उस हादसे के बाद हमारे निकटतम संबंधियों के अतिरिक्त किसी ने हमसे मानवता का भी रिश्ता नहीं रखा। एक लड़ाई जहां स्नेहा लड़ रही थी, वहीं एक लड़ाई मुझे भी लड़नी पड़ी। अपने दफ्तर में ही मैं कितनी नजरों का शिकार हुआ। लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे कि मैं कहीं विदेश से आया था। इंसानों के बीच इंसानों की क्या जगह होती है, यह भी मैंने इसी अपने खराब समय में महसूस किया था। हमसे अच्छे तो वे बेजुबान पशु होते हैं जो अपने मृत साथी को भी दुखी मन से विदा करते हैं। इन सब चीजों के बीच मेरा एक नियम बिल्कुल स्पष्ट था कि स्नेहा के साथ कोई हो ना हो, पर मैं तो जरूर रहूंगा। हम दोनों को एक छत के नीचे रहते 1 साल हो गया था। अपनी शादी की पहली सालगिरह पर स्नेहा को क्या उपहार भेंट करूं, इसका निर्णय करना भी मेरे लिए कठिन था। यही सोचते सोचते स्नेहा के बिस्तर के पास एक कुर्सी पड़ी थी, मैं उस पर बैठ गया और मेरी आंख लग गई। अगले दिन मेरी नींद इन शब्दों से खुली, रजनीश हैप्पी एनिवर्सरी। हाथों में गुलदस्ता और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सामने स्नेहा खड़ी थी। वही नीला सूट, सफेद चुनरी, गले में हार और माथे पर बिंदी लगाए स्नेहा को देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। स्नेहा ने यह लड़ाई आखिरकार जीत ही ली थी और जीते हुए योद्धा की भांति वह मेरे सामने शान से खड़ी थी। खुशी की सभी सीमाओं को पार करके मेरे आंसुओं ने उसका अभिवादन स्वीकार किया और उसे गले से लगा लिया। खुशी में गदगद मेरी जीभ को बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। इतने अनमोल तोहफे की मैंने कल्पना ही नहीं की थी। मैं बस इतना ही कह पाया कि तुम्हें भी आज का दिन और एक नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, यह पति पत्नी की सच्ची प्रेम कहानी, एक नई जिंदगी, यह सुंदर सी दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही रोमांटिक, रोचक, मजेदार, सच्ची प्रेम कहानियाँ और शिक्षाप्रद कहानियों को सबसे पहले देखने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल LDG के मोटिवेशनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। Thanks for watching my video. Please like, share video and subscribe my